अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी आतिशदादा एपिसोड 3। ये लम्हों में हुआ। पूरे दिन से आसमान पर छाए रहने वाले बादल शाम में गरज चमक के साथ बरसे। प्रोफेसर अता अपनी पार्ट टाइम कोचिंग क्लासेस से फारिग होकर रास्ते में ही थे कि बादलों ने अपना रंग दिखा दिया। चूंकि वो घर से ज़्यादा दूर न थे इसलिए जल्दी घर पहुंच गए, लेकिन इस जल्दी के चक्कर में वो बुरी तरह से भीग चुके थे। घर में दाखिल होकर उन्होंने अपने गीले कपड़े फौरन ही बदले और ताज़ा मैगजीन लेकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। उनको अच्छी तरह मालूम था कि इस वक्त उनकी बेगम किचन में बारिश के मौसम की मुनासबत से पकौड़े वगैरह तलने में मसरूफ़ होगी। ये उनकी हमेशा की आदत थी कि काम से वापस आने के बाद वो इसी तरह मैगजीन लेकर बैठ जाया करते। चंद लम्हे गुजरे थे कि उनकी बेगम ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। कॉफ़ी लाऊं आपके लिए? राशिदा बेगम ने हस्बे मामूल मुस्कुरा कर कहा। जी। प्रोफेसर अता ने सर हिलाकर मैगजीन से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। वो जाने ही लगी थी कि प्रोफेसर ने आवाज़ देकर पूछा, काशिफ आ गया ऑफिस से? नहीं, अभी तक आया नहीं, लेकिन उसने मोबाइल पर इन्फॉर्म कर दिया है कि वो रास्ते में है। उन्होंने किचन में जाते जाते जवाब दिया। प्रोफेसर ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया। काशिफ उनके बेटे का नाम था जो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। प्रोफेसर को मैगजीन पढ़ते हुए चंद लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह चौंक उठे। काशिफ आया होगा। नालायक के पास अपनी चाबी है, फिर भी बेल बजाना नहीं छोड़ेगा। गुस्से में उन्होंने खुद कलामी की। अरे आ रहा हूँ, क्या चिड़िया का गला ही दबा दोगे? वो चिल्लाए। डोरबेल थी कि जो बजे ही जा रही थी। वो तकरीबन भागते हुए दरवाजे पर पहुंचे। बेल की आवाज़ अब भी उनकी समातों पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। बारिश अब हल्की हो चली थी। गुस्से में प्रोफेसर का पारा हाई हो चला था। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही बेल की आवाज़ खामोश हो गई। गेट पर कोई ना था, राहदारी सुनसान थी। दरवाजे पर कोई ना था। दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़े। निहायत ही शदीद किस्म की हैरत और खौफ उनके बुशरे से जाहिर होने लगा। वो एक स्याहपोश था जो कि पल भर में ही वारिद हुआ। प्रोफेसर साहब उस स्याहपोश को देखकर हैरान रह गए। कौन हो तुम? प्रोफेसर ने हैरत से कहा। अंदर नहीं आने दोगे प्रोफेसर? स्याहपोश ने भारी आवाज में कहा। हरगिज नहीं। उसकी बात सुनकर स्याहपोश हंस पड़ा। काफी देर तक हंसने के बाद फिर बोला, तुम्हारी औकात नहीं प्रोफेसर कि तुम मुझे रोको। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मुर्गी की बोली पर मजबूर करो। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर चौंक पड़ा और फिर दूसरे ही लम्हे वो बोला, कौन हो तुम? यह बात मैंने प्रोफेसर अब्दाल को कही थी। स्याहपोश ने जवाब देने की बजाय अपनी नकाब उतार दी। नकाब के उतरते ही उसका चेहरा सामने था। स्याहपोश का चेहरा देखते ही प्रोफेसर चौंक गया। अगले लम्हे उसके चेहरे पर शनासाई उभरी और फिर वो गुस्से में बोले, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। उसकी बात सुनकर वो फिर हंस पड़ा। कर लेना शिकायत प्रोफेसर, मगर फिलहाल तुम पर यह साबित करना है कि हमारा वजूद है या नहीं। क्या मतलब? अभी समझ जाओगे। इतना कहकर उसने प्रोफेसर को धक्का दिया। धक्का लगते ही प्रोफेसर लड़खड़ाते हुए अपने घर में जा गिरे और स्याहपोश वहां से गायब हो गया। प्रोफेसर ने हैरत से इधर उधर देखा और दूसरे ही लम्हे बुड़बुड़ाते हुए ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचे, अचानक उनकी नज़र सोफे पर पड़ी। सोफे पर जो कुछ था उसको देखकर उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ भी दिखाई देने लगा। वो एक स्याह रंग का बिल्ला था जिसका कद आम बिल्लों से थोड़ा बड़ा था। वो बिल्ला अपनी लाल लाल आंखों से प्रोफेसर की जानिब गुस्से से देख रहा था। अचानक वह प्रोफेसर की जानिब देखकर गुर्राया। दूसरे ही पल उसने प्रोफेसर पर जस्त लगा दी। प्रोफेसर जैसे उफ्ताद के लिए तैयार ही ना थे। गैर इख्तियारी तौर पर दोनों हाथ उन्होंने चेहरे के सामने कर लिए। बिल्ला प्रोफेसर पर गिरा। वह हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते हुए फर्श पर जा गिरे। दूसरे ही लम्हे बिल्ला वहां से गायब था। प्रोफेसर लड़खड़ाते हुए उठे। खौफ के आलम में चारों तरफ देखने लगे। प्रोफेसर का चेहरा बिल्ले के नाखूनों से जख्मी हो चुका था। अचानक उनकी नज़र छत पर पड़ी। छत पर नज़र पड़ते ही एक बार फिर पूरा कमरा उनकी फलक शगाफ चीखों से गूंजने लगा। आरजू बेगम ने उसको जो तस्वीर दिखाई, वाकई वो लड़का बहुत स्मार्ट था। अगर मुजम्मिल उसकी ज़िंदगी में ना आता, वही लड़का उसका जीवन साथी बनता। ये खबर सुनकर उसको झटका सा लगा। हाँ, उसने तो अभी अपने दिल के ताजमहल के एक कोने में किसी की तस्वीर बसाई ही थी कि उस ताजमहल को चिकनाचूर करने की तैयारियां शुरू हो गईं। यह हकीकत ही थी कि हानिया मुजम्मिल को अपने दिल में बसा चुकी थी। वो उसको दिल से चाहने लगी थी, मगर वो लड़की थी और लड़कियां अपने दिल को 7 पर्दों में छुपा कर रखती हैं। उसके वालिदैन उस लड़के को पसंद कर चुके थे। अगर उस लड़के ने उसको पसंद कर लिया तो क्या वो मना कर पाएगी?
क्या वो कह सकेगी कि उसको कोई और लड़का पसंद है जिससे वो मोहब्बत करती है? लेकिन वो एक मशरकी लड़की थी। साल हर साल से यही होता आया कि लड़कियां अपने माँ बाप की खातिर अपनी पसंद को कुर्बान कर देती, लेकिन वो भी यही करेगी, क्योंकि मुजम्मिल से मोहब्बत तो चंद दिनों की थी। उसके वालिदैन ने उसको जो मोहब्बत दी थी वो सब पर भारी थी। सोचते सोचते वो कब नींद की वादियों में गुम हुई उसको पता ही ना चला। फहद साहब की वापसी रात देर से हुई। वो अपने दोस्त के साथ खाना भी खा कर आए थे। निकल तो वो शाम को ही जाते, मगर अचानक होने वाली बारिश ने उनको रात तक वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। आ गए अपने उस कबूतरबाज दोस्त से मिलकर? हाँ, तुम इतना जलती क्यों हो उससे? फहद साहब ने मुस्कुरा कर कहा। ये कोई उम्र होती है कबूतर उड़ाने की? आरजू बेगम ने मुंह बनाकर कहा। बात ये नहीं है बेगम, उस बेचारे की बीवी मर गई और एक ही बेटा था, वो भी यूएस में है। वक्त गुजारी के लिए कुछ तो हो। उन्होंने फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ें, चाय या कॉफ़ी? नहीं, सिर्फ एक गिलास दूध, वो भी गर्म और बगैर शक्कर के। अच्छा, लाती हूँ। आरजू बेगम के जाने के बाद फहद साहब गुसल खाने में घुस गए। जब नहाकर बाहर निकले तो आरजू बेगम दूध का गिलास ला चुकी थी। हानिया कहाँ है? उन्होंने गर्म दूध की हल्की सी चुस्की लेते हुए कहा। अपने कमरे में। तस्वीर देखी उसने? क्या रहा? पता नहीं, जब से ही खामोश है। खाना भी थोड़ा बहुत खाया और फिर अपने कमरे में चली गई। ऐसा क्यों? मालूम नहीं। उनकी बात सुनकर वो चंद लम्हात तक सोचने के बाद बोले, मुमकिन है वो शर्मा रही हो। तुम ऐसा करो, उससे एक आध रोज में बात करो, फिर मैं उनको जवाब दे दूंगा। अगर तुमने कल ही पूछ लिया तो परसों इतवार है, रात को खाने पर बुला लेंगे। हाँ, ऐसा कर लेंगे, वो मुस्कुरा कर बोली। मुजम्मिल अपनी ट्यूशन मुकम्मल करके निकला ही था कि रास्ते में बारिश बरसना शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज थी कि मुजम्मिल को रोड पर बने एक छोटे कोयटा होटल में पनाह लेना पड़ी। बारिश के सबब होटल की तमाम कुर्सियां फुल थीं। मुजम्मिल की किस्मत अच्छी थी कि एक कुर्सी उसको खाली मिल गई। मुजम्मिल ने गनीमत जानकर उस पर ही कब्जा जमा लिया। चाय के ऑर्डर देने के बाद वो रोड की जानिब देखने लगा। बारिश अपनी भरपूर तेजी के साथ बरस रही थी। अचानक उसकी नज़र रोड के खंबे के नीचे बैठे एक बूढ़े इंसान पर पड़ी। उसके दोनों पैर नहीं थे और माजूरों वाली गाड़ी में बैठा था। बारिश के सबब वो अपनी गाड़ी को हाथ से नहीं चला पा रहा था, इसलिए बारिश के इंतजार में उसी कोने पर रुक गया था। ये देखकर मुजम्मिल को निहायत तरस आया। वो फौरन उठा और तेज तेज कदम उठाता उस बूढ़े के पास पहुंच गया। बूढ़े की हालत निहायत खस्ता थी। साफ मालूम हो रहा था बूढ़ा भीख भी मांगता है। बूढ़े के सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जलाल था। मुजम्मिल बूढ़े की गाड़ी को हाथ से घसीटकर होटल के छज्जे के नीचे ले आया। बाबा, चाय पियोगे? बूढ़े ने उसकी तरफ तशक्कुर भरी नजरों से देखा और फिर बोला, हाँ बेटा, चाय भी पीऊंगा और पराठा भी खाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुजम्मिल मुस्कुरा उठा और होटल वाले को चाय पराठे का ऑर्डर देने के लिए जाने ही लगा था कि बूढ़े ने उसको फिर आवाज़ दी, बेटा, उस रब्बे कायनात को खाना खिलाना पसंद है। तुमने इस गरीब की मदद की है, वह तुम पर आने वाली तमाम परेशानियों को दूर करेगा। उसकी बात सुनकर मुजम्मिल ने सारे हिलाकर बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और वापस होटल के अंदर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। बैठते ही उसकी नज़र खिड़की से होटल के छज्जे के नीचे पड़ी तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो माजूर बूढ़ा वहां से गायब था, मगर उसकी गाड़ी उसी जगह मौजूद थी। ये देखकर मुजम्मिल उछल पड़ा। वो बूढ़ा इस कदर माजूर था कि बारिश के सबब अपनी गाड़ी को धक्का नहीं लगा रहा था। होटल का बैरा भी उसी जगह चाय पराठा लिए खड़ा हैरान नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुजम्मिल यही सोच रहा था कि अगर वह बूढ़ा माजूर नहीं था तो फिर क्या था? क्या वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा था? ना मालूम वो इंसान था या छलावा। बारिश अब कम हो चली थी। मुजम्मिल सर खुजाता हुआ होटल से बाहर निकल आया। क्या वो बूढ़ा सिर्फ उसको दुआ देने आया था? छत का मंजर निहायत ही खौफनाक था। सफ़ेद रंग से पेंट की हुई छत स्याह हो चुकी थी, लेकिन ये स्याही कोई रंग ना था बल्कि वो छोटी छोटी मकड़ियाँ थीं जो छत से चिपकी हुई थीं। छतगीर पंखे को छोड़कर पूरी छत स्याह हो चुकी थी। ये मंजर देखकर प्रोफेसर अता अपनी चीखों पर काबू नहीं रख पाए। अब तुम मानते हो हमें? एक आवाज़ प्रोफेसर अता के कानों से टकराई। नहीं, ये सब झूठ है, धोखा है। प्रोफेसर ने हज़ानी अंदाज में चिल्लाकर कहा, अच्छा, तुम यूं नहीं मानोगे। दूसरे पल ही वो मकड़ियां बारिश की तरह प्रोफेसर पर बरसने लगीं। प्रोफेसर तेवराकर सोफे पर गिरा और सोफा पीछे की जानिब उलट गया। उन मकड़ियों ने प्रोफेसर को बुरी तरह जकड़ लिया। अचानक पंखा चल पड़ा और छत से खून की बारिश होने लगी। ये मंजर देखकर प्रोफेसर ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक ड्राइंग रूम की खिड़की खुल गई। खिड़की से स्याह रंग का नाग निकलकर ड्राइंग रूम में दाखिल होने लगा। ये मंजर इतना खौफनाक और दहशत भरा था कि प्रोफेसर के हवास साथ छोड़ने लगे।
बे होश होने से कबल प्रोफेसर के मुंह से इतना ही निकला, मानता हूँ। प्रोफेसर के बेटे ने प्रोफेसर को ड्राइंग रूम में बेहोश पाया। जब प्रोफेसर की अस्पताल में आंख खुली तो वह हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, मानता हूँ। उनकी आंखों में दीवानगी की तमाम तर कैफियत मुतरश्शा थीं। डॉक्टर की पहली ऑब्जर्वेशन दिमागी तवाज़ुन के बिगड़ जाने की थी। हानिया दूसरे दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं आई। प्रोफेसर अता के दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। चुनाचे जल्द ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मुजम्मिल को जब पता चला कि हानिया नहीं आई तो उसने छुट्टी के वक्त नाज को कैफेटेरिया में पकड़ लिया। वो संदल और महविश के साथ थी। आज भी हानिया नहीं आई। भाई, हम लोग भी यही सोच रहे हैं। तो क्या उसने कुछ बताया नहीं? नहीं, वो पढ़ाई से भागने वालों में से नहीं, नाज ने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वो कुछ सोचने लगा। तुम लोग अगर घर जा रही हो तो तुमको छोड़ दूं? नहीं, हम लोग प्रोफेसर अब्दाल के साथ अस्पताल जा रहे हैं प्रोफेसर अता को देखने। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ कार पर चलें। प्रोफेसर और दूसरे तालिब इल्मों को अलग जाने दें। यह ठीक है भाई। फिर वो सारे ही प्रोफेसर को देखने अस्पताल की जानिब निकल पड़े। कार चलाते हुए मुजम्मिल ने कहा, मैं हानिया के लिए परेशान हूँ। परेशान तो हम भी हैं, मगर हम अस्पताल से फारिग होकर उसके घर का रुख करेंगे। मुजम्मिल ने बेख्याली के आलम में सर हिलाया और फिर बोला, मुझे कैसे खबर दोगी? आसान सा हल है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। संदल मुस्कुराई। एक काम करो ना, हानिया का मोबाइल नंबर मुझे दे दो। आपको नहीं मालूम? नाज संदल मुस्कुराई। नहीं, उससे कभी इस तरह खुलकर बात नहीं हुई। बात यह है कि उसके पापा मोबाइल के खिलाफ हैं, इसलिए उसके पास मोबाइल नहीं है, नाज ने जवाब दिया। ओ, मुजम्मिल ने रोड पर देखते हुए कहा। इसी तरह बातें करते करते अस्पताल आ गया। इसी दौरान दूसरे लोग भी पहुंच गए थे। उनमें प्रोफेसर अब्दाल भी मौजूद थे और प्रोफेसर की क्लास के सारे तालिब इल्म भी। ना थी तो सिर्फ हानिया। तालिब इल्म एक साथ रूम में दाखिल हुए। प्रोफेसर की हालत बहुत ही खराब थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनको रस्सियों से जकड़ा गया था। जैसे ही सब लोग अंदर दाखिल हुए वो सबको बारी बारी देखने लगे। उनकी आंखों में इस तरह की बेगानगी थी जैसे किसी चौपाए की आंखों में होती है। शनासाई का कोई तासुर उनकी आंखों में न था। उसी लम्हे प्रोफेसर अब्दाल, आदिल और रूहान अंदर दाखिल हुए। जैसे ही प्रोफेसर अता की नज़र उन पर पड़ी, उनकी आंखों में खौफ और दीवानगी की तमाम तर कैफियत एक साथ ही नमूदार हुई थी। उसी पल वो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, मानता हूँ। वो अपने बेड पर बुरी तरह से मचलने लगे। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सके। मुजम्मिल इस बात पर हैरान था कि प्रोफेसर अब्दाल के आ जाने पर उनकी हालत क्यों खराब हो गई। तमाम तालिब इल्म हमदर्दी भरी निगाहों से उनको देख रहे थे। लड़कियां तो रोने लग गईं। अचानक मुजम्मिल की नज़र प्रोफेसर अब्दाल पर पड़ी, जिनके होंठों पर बड़ी ही पुरस्कार मुस्कान मौजूद थी। ये चीज़ मुजम्मिल को समझ न आई। डॉक्टरों ने प्रोफेसर अता को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। चलो, प्रोफेसर अब्दाल ने रूहान और दूसरे तालिब इल्मों की तरफ इशारा करके कहा, मेरे ख्याल से इन्होंने जिन्नात को देख लिया है। प्रोफेसर ने बाहर निकलते ही रूहान से सरगोशी की। आवाज़ इतनी धीमी थी मगर इसके बावजूद भी मुजम्मिल ने सुन लिया। मुजम्मिल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। ना जाने क्यों मुजम्मिल को प्रोफेसर की शख्सियत बड़ी ही पुरस्कार लगी। हानी अपने फ्रेंड्स को देखकर खिल उठी, लेकिन फिर तस्वीर वाली बात का ख्याल आते ही उसका चेहरा फिर तारीख हो गया। आरजू बेगम उन तीनों से बड़े ही इखलाक से मिली और फिर उन्होंने फौरन ही किचन का रुख किया। अरे पागल, तुमने क्या हुलिया बना रखा है? नाज उसके हुलिया को देखकर चौंक कर बोली, यूं ही क्या? ऐसे बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, उसने बुझे से दिल के साथ जवाब दिया। कॉलेज क्यों नहीं आई? इस बार संदल ने सवाल किया। सर में दर्द था और फीवर भी। झूठ तुम्हारे चेहरे से जाहिर है, सच बताओ क्या बात है? महविश ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर हानिया ने ठंडी सांस ली और बोली, बात दरअसल ये है कि अब्बू ने एक रिश्ता पसंद किया है और वो चाहते हैं कि मैं उसके लिए रजामंदी जाहिर करूं। तो तूने क्या फैसला किया? मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको मना कर दूं। क्यों पसंद नहीं है? नाज ने पूछा। ऐन उसी लम्हे आरजू बेगम चाय की ट्रे लिए उधर ही आ रही थीं कि बातों की आवाज़ें उनके कानों में पड़ी तो वो उसी जगह ठिठक कर रुक गईं। नाज जो कह रही थी वो सुनकर वो चौंक गईं। फिर अपनी बेटी का जवाब सुनकर उनकी आंखें भर आईं। बस मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, हानिया ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। मैं बताती हूँ कि तू मुजम्मिल से मोहब्बत करती है मगर तुझ में हिम्मत नहीं। नाज ने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया। हाँ, मैं मुजम्मिल से मोहब्बत करती हूँ, मगर उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत करती हूँ। मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती। मुजम्मिल को मैंने अपने अल्लाह से मांग लिया है, अब उसकी मर्जी होगी तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा, हानिया ने साफ लफ्ज़ों में जवाब दिया।
उसकी बात पर चंद लम्हात तक वो उसको देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा बेटा तू बाहर तो चलेगी घूमने? अभी हानिया कोई जवाब देना ही चाहती थी कि उसकी अम्मी चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। उनको कमरे में दाखिल होता देखकर सभी खामोश हो गईं। चाय के साथ समोसे, पकौड़े और कबाब देखकर नाज बोली, अरे आंटी आपने तकल्लुफ़ किया। अरे बेटा इसमें तकल्लुफ़ कैसा, तुम्हारा अपना ही तो घर है, जो दिल चाहे खाओ। आंटी जो दिल चाहे नहीं, इसका बस चले तो ये सब खा जाए, महविश ने हंसकर कहा। उसकी बात पर सभी हंस पड़े, जबकि नाज ने मसनूई गुस्से से उनकी तरफ देखा। चाय और नाश्ते के बाद नाज हिचकिचाते हुए बोली, आंटी हम हानिया को घुमाने ले जाएं? संदल ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। इतना कहकर उसकी अम्मी ने बर्तन समेटे और कमरे से बाहर निकल गईं। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों बीबी, चलना तो पड़ेगा। और ज़रा ढंग का लिबास जेबे तन कर लो, पिंक ठीक रहेगा। मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा, हानिया ने तुनक कर कहा। जाना तो पड़ेगा मैडम, वरना हम आंटी को मुजम्मिल के बारे में बता देती हैं। नाज ने गोया धमकी लगाई। नाज का अंदाज देखकर हानिया की हंसी निकल गई। चल रही हूँ बाबा, मगर जाना कहाँ है? ज़मान पार्क, संदल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ज़मान पार्क शहर के सबसे साफ सुथरे और अच्छे पार्कों में से एक था, जो कि अपनी सफाई और नज़्म ज़ब्त की वजह से बहुत मशहूर था। इसलिए यहाँ फैमिलीज आना बहुत पसंद करती। खाने पीने की दस्तयाब तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ कचरे और गंदगी का नामो निशान न था। जगह जगह सब्ज़ा और दरख्तों ने यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा इंसान दोस्त बना दिया। हानिया, महविश, संदल और नाज तीनों ज़मान पार्क पहुँच चुके थे और बेंच पर बैठे थे। शाम के 5 बज चुके थे। पार्क में लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। मौसम निहायत ही खुशगवार था। पार्क में सिर्फ क्या हम बैठने आए हैं? हानिया ने मुस्कुरा कर पूछा। अभी पता चल जाता है, नाज ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब? नाज कोई जवाब ही देना चाहती थी कि हानिया की नज़र पार्क के गेट पर पड़ी, जिसमें से कोई अंदर दाखिल हो रहा था। अंदर दाखिल होने वाले को देखकर हानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, मुजम्मिल था। हाँ, मुजम्मिल। मुजम्मिल भी हानिया को देख चुका था और बड़ी तेज़ी से चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। हानिया ने घबराई हुई नज़रों से अपनी फ्रेंड्स की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रही थीं। दूसरे ही पल वो सारा माजरा समझ गई। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो उठने लगी, मगर नाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। तुम 2 दिन से नहीं आई थी, इसलिए तुमको देखे बगैर उसको चैन नहीं मिलता, संदल ने संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर हानिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्मगी मुस्कुराहट पैदा हो गई और फिर मादूम हो गई। इसी दौरान वो उनके करीब आ चुका था। मुजम्मिल ने जब उसको देखा तो बस देखता ही रह गया। हानिया ने गुलाबी कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहन रखा था और कुर्ते पर सफ़ेद धागे से फूलदार कढ़ाई की हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप बहुत ही भला लग रहा था। यूं लग रहा था कि वो मुजम्मिल के दिल पर बिजलियां गिराने ही आई है। उसको आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसका इस तरह देखना सबने ही महसूस किया। वो तीनों तो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। भाई आप बैठे ना, खड़े क्यों हैं? नाज ने कहा। हम कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। महविश ने उन तीनों को इशारा किया। गालिबन वो तीनों कबाब में हड्डी बनने के मूड में नहीं थी। उन दोनों के जाने के बाद मुजम्मिल बेंच पर बैठ गया और हानिया को बैठने का इशारा किया। थैंक्स, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। हानिया ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। ठीक है, आप मेरे होते हुए इजी फील नहीं करती तो मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मुजम्मिल जाने ही लगा था कि हानिया ने उसको रोक दिया। मत जाएं, ऐसी बात नहीं, उसने धीरे से कहा और बेंच पर बैठ गई। अब मुजम्मिल भी उसके नज़दीक बैठ गया। चंद लम्हात तक दोनों में खामोशी रही। ना हानिया कुछ बोल रही थी और ना ही मुजम्मिल। दरअसल हानिया शर्म महसूस कर रही थी। बात करने में मुजम्मिल ने ही पहल की। आपने जवाब नहीं दिया मुझे। कौन सी बात का? हानिया चौंक गई। उसके जवाब पर मुजम्मिल को ऐसा लगा कि शायद वो भूल गई है, लेकिन ऐसा ना था। हानिया अच्छी तरह से समझ गई थी कि मुजम्मिल क्या कहना चाहता है। वही बात जो कि मैं पूरी ज़िंदगी आपसे कहता रहूँगा कि आप मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। आप ही हो जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मुजम्मिल की बात सुनकर हानिया शर्मा गई। मुजम्मिल ने देखा कि उसकी गजाली आंखों में शर्मो हया के जुगनू चमकने लगे हैं। लबों पर फैलने वाली मुस्कुराहट इस बात की गमाज थी कि उसको मुजम्मिल का प्रपोजल कबूल है। हानिया, तुम्हारी खामोशी जाहिर कर रही है कि तुमने मेरी धड़कनों की आवाज़ सुन ली है और मेरा प्यार में मोहब्बत कबूल है। मुजम्मिल उसके करीब होकर बोला। हानिया उसके करीब आने पर और शर्मा गई। मुजम्मिल, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप अम्मी को मेरे घर भेज दें, क्योंकि उन्होंने लड़का पसंद कर लिया है और मैं अपने अब्बू को ना नहीं कर सकती। तुम बेफिक्र रहो हानिया। मोहब्बत करने वाले जब सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं तो पूरी दुनिया उनको मिलाने में लग जाती है। इतना कहकर उसने हानिया का हाथ पकड़ लिया।
मुजम्मिल का हाथ पकड़ना ही था कि मुजम्मिल के कानों ने एक जोरदार मगर गुसीली किस्म की गुर्राहट की आवाज़ सुनी, जो कि लाजमी तौर पर किसी बिल्ली की थी। फिर अचानक किसी ने मुजम्मिल के हाथ पर जस्त लगाई। हानिया की हलक से एक चीख निकली और वह डरकर पीछे हट गई। मुजम्मिल अपना हाथ सहला रहा था, जिससे अब खून निकलने लगा। जस्त लगाने वाला एक स्याह बिल्ला था, जिसने अपने पंजे मुजम्मिल के हाथ पर मारे। मुजम्मिल के हाथ से खून निकलने लगा। वो बिल्ला दूर खड़ा मुजम्मिल को अपनी सुरख निगाहों से घूर रहा था। मुजम्मिल को ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी सुरख आंखों से मुजम्मिल का मजाक उड़ा रहा हो। मुजम्मिल के हलक से गालियों का फव्वारा फूट पड़ा। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और बिल्ले पर दे मारा। पत्थर लगते ही बिल्ले की करबनाक चीख निकली और वह दूसरी तरफ भाग गया। हानिया बड़ी हैरत और खौफ से उस बिल्ले को देख रही थी। हो ना हो ये वही बिल्ला है जो कि बचपन में एक बार उसको नजर आया था, जो उसका पीछा कर रहा था। क्या ये वही बिल्ला था? हानिया के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। बहरहाल उन दोनों की मुलाकात का सत्यानाश हो गया। फिर वो सारे घर ही चले आए। हानिया सारे रास्ते यही सोचती रही कि क्या ये वही बिल्ला था, जबकि मुजम्मिल ये सोच रहा था कि उस बिल्ले ने उस पर हमला क्यों किया। कुछ दिन पहले कैफेटेरिया में मुजम्मिल इसी तरह की गुर्राहट की आवाज़ सुन चुका था। उसी रात आदिल, रूहान, मुजम्मिल और दूसरे तालिब इल्म प्रोफेसर अब्दाल के घर पहुंच गए। उनको रूहान ने बुलवाया था क्योंकि आज चांद की 13 तारीख थी। प्रोफेसर अब्दाल के कहने के मुताबिक वो उनकी मुलाकात जिन्नात से करवाने का वादा कर चुके थे। मुजम्मिल तो आना ही नहीं चाहता था, मगर दूसरे तालिब इल्मों के कहने पर वो भी आ गया। उसके हाथ के उस हिस्से पर पट्टी बंदी थी जहां शाम को बिल्ले ने पंजा मारा। इस वजह से उसकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। वो सारे एक बड़ी सी गाड़ी में थे। रूहान और आदिल पीछे बैठे हुए थे, जबकि मुजम्मिल ड्राइवर के साथ आगे। ये लोग प्रोफेसर अब्दाल के घर की तरफ रवां दवा थे। रात के 11 बज चुके थे। क्या तुमको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? आदिल ने रूहान से पूछा। क्या मतलब? तुमने उस खुश नसीब लड़की का नाम नहीं बताया जिससे तुम मोहब्बत करते हो? आदिल ने धीमी आवाज में पूछा। यह सुनकर रूहान मुस्कुराया और बोला, नहीं मेरे दोस्त, ये तो उसको भी नहीं पता जिसका ये राज है। जानते हो तुम, अगर मुझे उसको हासिल करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो। ओहो, नई सदी के मजनू, अपने दोस्त को भी नहीं बताओगे? आदिल ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात सुनकर रूहान खामोश हो गया और फिर चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोला, अच्छा तो सुनो, यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ। अब वो कौन है तुम गौर करते रहो। आदिल खामोश होकर सोच में डूब गया। प्रोफेसर अब्दाल ने खासी दिलकश मुस्कुराहट के साथ उनको वेलकम किया। अरे भाई, तुम लोग बहुत लेट आए हो, वरना कुछ खा भी लेते। नो सर, इसकी ज़रूरत नहीं, हम तो बस जिन्नात से मिलना चाहते हैं, एक तालिब इल्म ने कहा। प्रोफेसर अब्दाल मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद कार एक इमारत के सामने पहुंच गई। सबसे पहले प्रोफेसर उतरे और यूं कदम उठाने लगे जैसे कि उनकी कमर में दर्द हो। मुजम्मिल ने सबसे पहले इस चीज़ को नोट किया। कुछ नहीं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कमर में बॉल लग गई। ये सुनकर मुजम्मिल को वो बिल्ला याद आ गया जिसकी कमर पर उसने पत्थर मारा था। ना जाने क्यों मुजम्मिल को बिल्ले और प्रोफेसर एक ही सिक्के के दो पहलू महसूस होने लगे। फिर दूसरे ही पल उसने अपने इस ख्याल की खुद ही तरदीद कर दी, भला कोई इंसान बिल्ले का रूप कैसे धार सकता है। आदिल ने देखा ये इमारत भी बिल्कुल उसी तरह की थी जिसमें उसकी रूहान से मुलाकात हुई, तारीकी और सन्नाटे में डूबी हुई। मुजम्मिल को ना जाने क्यों ऐसा लगा कि इस इमारत पर सदियों पुरानी नहूसत बरस रही हो। इस इमारत के इर्द गिर्द और कोई इमारत ना थी। दोनों जानिब से यह खाली इमारत बस अलग थलग ही दिखाई दे रही थी। फिर वो सारी इमारत के बड़े दाखिली गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। झैली इमारत के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसके गिर्द घने दरख्त थे। चारों तरफ हू और सन्नाटे का आलमतारी था। रूहान बड़ी ही गहरी नजरों से चारों तरफ का जायजा ले रहा था। आदिल और दूसरे तलबा हल्का हल्का सा खौफ महसूस कर रहे थे। खौफ के इस एहसास को मुजम्मिल भी अपने अंदर महसूस कर रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। ओ, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, शायद कुंडी लगी है अंदर से, प्रोफेसर अब्दाल ने मायूसी से कहा। अब क्या होगा? क्या जिन्नों ने दरवाज़ा बंद कर दिया? एक तालिब इल्म ने कहा, जिसको सुनकर रूहान की हंसी निकल गई। जिन्नों ने नहीं, इंसानों ने, रूहान ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब? आदिल मुस्कुराया। अभी समझ जाओगे, रूहान ने बदस्तूर मुस्कुरा कर कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं आया तो दरवाज़ा खुला था, प्रोफेसर अब्दाल बोले। किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे इल्म सब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। रूहान ने एक लंबी सी जस्त लगाई और फिर वो गेट के दूसरी तरफ था। मुजम्मिल की आंखें खुल गईं। इतनी लंबी जस्त तो उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। बस यूं लगा कि रूहान हवा में उड़ा और आनन फानन दूसरी तरफ। प्रोफेसर अब्दाल ने हैरत भरी नज़रों से ये मंजर देखा। शायद इतना फुर्तीला बंदा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।
रोहान के अंदाज से कहीं से भी खौफ जाहिर नहीं हो रहा था। अंदर दाखिल होकर रोहान ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब अंदर दाखिल हो गए। उन दरख्तों की आड़ में चलो, प्रोफेसर अब्दाल ने कहा। फिर सबने यही किया। जल्द ही सब उन दरख्तों में थे। घुप अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। टॉर्च की रोशनी में वो सब सेहन की जानिब देख रहे थे। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अंधेरे के। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं, प्रोफेसर ने सरगोशी की। अंधेरे में तारी सन्नाटा भी पुरहौल सन्नाटा महसूस हो रहा था। माहौल तो बड़ा पुरस्कार है, मुजम्मिल ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। हाँ, अभी इस पुरस्कार माहौल में रंग चढ़ने वाला है। प्रोफेसर के होंठों पर मुस्कान थी। आपको डर नहीं लगता? आदिल के मुंह से निकला। उसकी बात पर प्रोफेसर के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई जो फौरन ही गायब हो गई। मुझे इन चीज़ों का बचपन ही से शौक है। पुरस्कार, वाक़यात और जिन्नात मेरी कमज़ोरी रहे हैं। आप जिन्नात के बारे में क्या जानते हैं? आदिल ने फिर पूछा। ज़्यादा नहीं, बस इतना जानता हूँ, जिन्नात ज़्यादातर जानवरों के रूप में रहना पसंद करते हैं, ख़ासकर बिल्ले के रूप में, और ये जिसके दुश्मन हो जाएं उसको फिर छोड़ते भी नहीं। बिल्ले वाली बात सुनकर मुजम्मिल ने चौंक कर प्रोफेसर की जानिब देखा और फिर उसके जहन में शाम वाला बिल्ला घूम गया जिसने उस पर हमला किया था। रोहान बदस्तूर उनकी बातों से बेनियाज सेहन की जानिब देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रोहान को परवाह ही ना हो। रोहान मियाँ, बहुत जल्द तुम जिन्नात को देख लोगे, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। जवाबन रोहान मुस्कुराया और बोला, सर अभी तक तो नहीं देखा, अभी 12 बजने में 2 मिनट कम हैं। अचानक आदिल की नज़र सेहन की तरफ उठी और दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। उसी रात एक बार फिर फ़ाहद साहब ने आरजू बेगम से तस्वीर की बाबत पूछा। हाँ भाई, लड़का तो पसंद है ना उसको? इस बात पर उन्होंने एक तवील सांस ली और बोली, भाई अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? लड़के के अब्बा मुझसे पूछ रहे थे। एक बात कहूँ? हाँ ज़रूर। आप उनको मना कर दें तो बेहतर है। इस बात पर कदरे गुस्से में आ गई। कमाल करती हो तुम, मैं तकरीबन हामी भर चुका हूँ और लड़का अच्छा है। इतना ख़ानदानी और पढ़ा लिखा शरीफ लड़का कहीं नहीं मिलेगा। बात आपकी ठीक है, मगर क्या कर सकती हूँ? मैंने अभी तक पूछा नहीं, आरजू बेगम ने बात घुमाते हुए कहा। हालांकि वो अपनी बेटी की बातें सुन चुकी थी। उसकी बात सुनकर वो खामोश रहे। कदरे तवक्कुफ के बाद बोले, ठीक है बेगम, तुमको मालूम है हम 1 आध दिन में उनको जवाब दे देंगे। ऐसे खानदानी लड़के रोज़ नहीं मिलते। आरजू बेगम ने तवील सांस ली और फिर किसी सोच में डूब गईं। हानिया का दिल भर आया क्योंकि उसने माँ बाप की सारी बातें सुन ली थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे क्योंकि वो माँ बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी और मुजम्मिल के बगैर रहने का तस्वुर उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। आंसुओं से तकिया गीला हो गया। काफ़ी देर तक दिल का बोझ हल्का करने के बाद वो मुंह धोने के इरादे से उठी। उसने अपना हाथ अपने बाजू पर लगाया ही था कि दूसरे लम्हे वो उछल पड़ी क्योंकि तावीज़ गायब था। ये देखकर वो उछल पड़ी। तावीज़ की गैर मौजूदगी पाशा के कहने के मुताबिक उसको किसी परेशानी में मुब्तला कर सकती थी। उसने सोचा कि इस बात का जिक्र वो अपनी वालदा से करे, फिर सोचा कि वो परेशान हो जाएंगी। ये सोचकर उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। ना जाने वो तावीज़ कहाँ चला गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इन्हीं ख्यालात में मगन वो बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर हुई थी कि वो गहरी नींद में चली गई। वो ख्वाब ही था जिसमें उसने अपने आप को एक निहायत ही खूबसूरत बाग में पाया। बाग चारों तरफ से हरा भरा, दीदा ज़ेब खूबसूरत फूलों से भरा था। फूलों को देखकर वो खुश हो गई। एक निहायत ही फरहत बख्श एहसास वो अपने अंदर महसूस कर रही थी। उसने देखा कि उसका लिबास भी बदल चुका है। अपने लिबास को देखकर हॉलीवुड की मूवी संड्रीला याद आ गई जिसमें उसने बिल्कुल ही ऐसा सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहन रखा था। अचानक उसकी नज़र आसमान की जानिब उठी। आसमान तो उसको बिल्कुल ही नजर न आया, बस एक धुंध थी जो उसको दिखाई दे रही थी। वो धुंध उनाबी रंग की थी। अचानक उसने दूर से किसी को आते हुए देखा। नवारिद जैसे ही करीब आया उसको देखकर वो चौंक गई क्योंकि वो कोई और नहीं मुजम्मिल था। उसने देखा कि मुजम्मिल ने सफ़ेद रंग का कुर्ता ज़ेबे तन कर रखा है। मुझे देखकर चौंक गई। वो उसके करीब आकर बोला, हाँ क्यों, क्या तुमको तवक्को नहीं थी? नहीं, लेकिन हम हैं कहाँ? हानिया ने परेशान कुन लहजे में पूछा। मोहब्बत की जन्नत में, जहाँ सिर्फ हम और तुम होंगे बस। वो उसके बिल्कुल करीब आकर मखमूर लहजे में बोला। मुजम्मिल को इतने करीब देखकर हानिया डर सी गई। वो पीछे हटने लगी। उसकी गजाली आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। मुझसे डरो मत, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ खौफ का कोई वजूद नहीं। मुजम्मिल उसको गले से लगाने की कोशिश करता हुआ बोला, शादी से पहले सब गुनाह है मुजम्मिल। उसने कमज़ोर से टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। शायद उसको भी ये सब अच्छा लग रहा था। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं, उसने उसको सीने से लगाते हुए कहा। हानिया कुछ जवाब ही देना चाहती थी कि दूसरे ही लम्हे एक तेज़ किस्म की गुर्राहट की आवाज़ उसने सुनी।
ये आवाज़ वो जानती थी किसी बिल्ले की थी। गुर्राहट सुनते ही वो दोनों चौंक कर पीछे हट गए। फिर हानिया ने अपने सामने उसी स्यापोश को देखा जिसने आज भी हस्बे मामूल अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। कौन हो तुम? मुजम्मिल ने कांपते हुए पूछा। तुम्हारी मौत। जिंदा रहना चाहते हो तो हानिया से दूर रहो। आवाज़ कदरे बैठी हुई थी। हानिया सारा मंजर बड़ी ही खौफजदा निगाहों से देख रही थी। क्यों दूर रहूं हानिया से? मुजम्मिल ने कदरे गुस्से से कहा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। उसकी बात सुनकर मुजम्मिल सोच में पड़ गया। हानिया अपनी जगह खड़ी खौफ से कांप रही थी। अचानक मुजम्मिल ने कुछ सोचकर हानिया का हाथ पकड़ लिया। हानिया का हाथ पकड़ना ही था कि मुजम्मिल को एक जोरदार झटका सा लगा। दूसरे ही पल वो उड़ता हुआ गिरा। उसका सर एक पेड़ से टकराया। हानिया के हलक से चीख निकल गई। मुजम्मिल बेहोश हो चुका था। वो स्यापोश फातिहाना अंदाज में हानिया की तरफ बढ़ा और लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली। गिरफ्त बहुत ज़्यादा सख्त थी। एक बार फिर हानिया के हलक से चीख निकली और साथ ही उसकी आंख खुल गई। तो गोया ये सब ख्वाब था, एक भयानक ख्वाब जो कि बिल्कुल सच के करीब तर लग रहा था। उसने तवील सांस ली और बेड पर उठकर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने में शराबूर था। सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। वह चंद लम्हा तक सर पकड़े बैठी रही। तावीज़ के गायब हो जाने के बाद यह पहली बार था कि उसने ख्वाब में आकर अपनी झलक दिखाई, जो कि उसको हमेशा बारिशों में दिखा करता। वही स्यापोश जो उसके खौफ का सबब था। हवास थोड़े बहाल हुए तो उसने बोतल से मुंह लगाकर पानी पिया। उसका दिमाग मुसलसल उसी स्यापोश के बारे में सोच रहा था। आखिर वो स्यापोश कौन था, इंसान या कोई और मखलूक? उसने सोचा कि अपने वालिदैन को बता दे। अचानक उसकी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। दूसरे ही पल वो चौंक गई। कलाई बिल्कुल उसी जगह से सुरख हो रही थी जहाँ से उस स्यापोश ने पकड़ी थी। अचानक उसके कानों ने हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ उसके लिए अनजानी नहीं थी। उसका पूरा वजूद लर्जा बरांदम हो गया। क्या उसके साथ वही फिर सब कुछ होने वाला है? आदिल उन चमकते हुए सायों को देखकर खौफजदा हो गया। यूं लग रहा था कि रात के अंधेरे में रेडियम चमक रहा हो। वाकई यूं लग रहा था कि वो चमकदार इंसानी साए रक्स कर रहे हों। वो साए तादाद में 4 थे। आदिल समेत सबके रोंगटे खड़े हो गए, जबकि रूहान के होंठों पर हकारत भरी मुस्कुराहट थी। वो चमकदार साए एक जगह एक दायरे की शक्ल में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। अब बोलो रूहान, क्या कहते हो? प्रोफेसर अब्दाल की सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी। देख रहा हूँ सर। ये कहकर वो झट से उठा और सहन की तरफ पड़ गया। अरे बेवकूफ़ लड़के, कहाँ जा रहे हो? इन चमकदार सायों से मिलने। रूहान प्रोफेसर की तरफ देखकर हकारत आमेज अंदाज में मुस्कुराया और सायों की तरफ बढ़ गया। सब तालिब-इल्मों की आंखें हैरत से फटी हुई थीं। ना जाने क्यों रूहान की ज़ात मुजम्मिल को पुरस्रार मालूम हो रही थी। या तो ये पागल है या फिर बहुत दिलेर, मुजम्मिल बुड़बुड़ाया। प्रोफेसर ने कोई जवाब ना दिया। रूहान उसी जगह खड़ा था जहां वो साए लहरा रहे थे। फिर जैसे ही रूहान ने उन सायों पर जस्त लगाई, उनमें खलबली मच गई। वो साए यूं भागने लगे जैसे उनके पीछे कोई लगा हो। फिर वो साए के करके गायब होने लगे। चंद लम्हात के बाद वहां कुछ ना था। रूहान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। रूहान उनके करीब आकर बोला। सब उसको अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, खास तौर पर प्रोफेसर अब्दाल। यार तुझको डर नहीं लगा? आदिल ने कहा। आदिल की बात पर रूहान हंस पड़ा और फिर निहायत संजीदगी से बोला, जिस दिन मैं डर गया समझ लो मर गया। डर मेरी मौत है। उसकी बात पर प्रोफेसर अब्दाल उसको अजीब सी नज़रों से देखता रह गया।